वेलकम बैक इन क्लासेज फॉर केमिस्ट्री फॉर क्लास 12। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्चुअल लेसन को, थ्योरेटिकल लेसन को कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चन सीरीज में आ रहे हैं। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन में आपको हिंट की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ को ओरली हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल हैं उनको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बीच बीच में बनाते चलेंगे आपको। और आप कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट को समझ करके खुद से बनाइए क्वेश्चन, और फिर आप टैली कराइए, मिलाइए, जहाँ हिंट की ज़रूरत पड़े वहाँ पर लेकर के बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ दिए गए हैं उन क्वेश्चन की बात करते हैं, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कि आप उसके बाद क्वेश्चन बैंक जो आता है केमिस्ट्री का, क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, या प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल हो तो ले करके आप उसमें, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर होता है कंप्लीट, तो इन-टेक्स्ट एक्सरसाइज करने के और उसके कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसके क्वेश्चन बैंक को बनाइएगा। और क्वेश्चन बैंक के लिए जनरली बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम के समय नज़दीक आने पर प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो उसमें भाग दौड़ वाली स्थिति हो जाती है, न उनका अच्छे से प्रैक्टिस हो पाता है, और जल्दीबाजी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो जो बच्चे जानते हैं, जो स्टूडेंट जानते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है कि जाना हुआ भी क्वेश्चन हड़बड़ी में रिवाइज करने के कारण गलत हो जाता है। तो मेरा ये सजेशन हर बैच के लिए ये रहता है कि आप उस क्वेश्चन को जब चैप्टर बनाएं तो चैप्टर को पहले अच्छे से समझ लें, उसके बाद उसके कुछ एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस आप साइड बुक बना रहे हैं तो उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बना लें, और उसके बाद उस चैप्टर का जो अप टू डेट क्वेश्चन बैंक है उसको भी बना लें। इससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाती है। तो आइए हम लोग कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने हेडिंग ये दिया है कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3.1 है। ये दे रहा है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाउ डू यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2+/Mg, यानी Mg सेल को, मैग्नीशियम सेल को ये बनाया गया है, और कह रहा है कि उसका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो आप वीडियो लेसन में पढ़ चुके हैं कि हम किसी एक सेल का इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल पाते हैं डायरेक्टली, तो हम उसको एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ एक सेल बना लेते हैं। तो यहाँ भी हमारा कॉन्सेप्ट वही होगा कि आपको मैग्नीशियम सेल का निकालना है, तो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और एक SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके, और तब हम उसका एक सेल बनाएंगे, और उस सेल का हम वोल्ट मीटर से रीडिंग लेंगे। वोल्ट मीटर से जो रीडिंग आएगा उस रीडिंग के आधार पर हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसमें आप लिखेंगे मेथड में कि हमको जब Mg2+Mg का अगर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो उसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल या SHE के साथ एक कंप्लीट सेल बनाते हैं, उसमें वोल्ट मीटर को ऐड कर देते हैं, और उसके लिए Mg का हम रड लेते हैं और उसमें 1 m का उसका सल्फेट सॉल्यूशन, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन डाल देते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ही। इसके बाद सर्किट पूरा करके वोल्ट मीटर से रीडिंग लेते हैं, और रीडिंग लेने के बाद आप देखेंगे कि उसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं आप क्वेश्चन के आंसर में कि Mg2+1m लेना है, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ले लिए। अब इसके बाद रीडिंग जो होगा उस वोल्ट मीटर का, वो आपको ई सेल स्टैंडर्ड दे देगा। और जब क्यों, तो ई सेल स्टैंडर्ड देगा कि 1m आपने यूज किया है, और आप जानते हैं कि इस ई सेल स्टैंडर्ड इक्वल्स टू EH+½ स्टैंडर्ड माइनस E Mg2+Mg। तो आप इस सेल वोल्टेज के फार्मूला के आधार पर, ये तो आपको मालूम है कि 0 होता है क्योंकि आपने SHE लिया है, तो ये 0 है, और इसका वैल्यू आपको मिल गया है कहाँ से, इस वोल्ट मीटर के रीडिंग से।
तो इस वैल्यू और इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको Mg2 प्लस Mg स्टैंडर्ड का वैल्यू मिल जाएगा जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 3.2 की बात करते हैं तो 3.2 वाला जो क्वेश्चन आपको दिया है, ये दिया हुआ है कि कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट। अगर आपको जिंक का पॉट दिया जाए और उसमें कहा जाए कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा जा सकता है, रखना सही होगा या नहीं होगा। तो एक कॉमन बात आप जानते हैं, इसका आंसर आप बिना इस चीज़ को, इस चैप्टर को पढ़े हुए भी दे सकते हैं कि कोई भी हाई रिएक्टिव मेटल अगर है वेसल के रूप में यूज कर रहे हैं तो उसमें लो रिएक्टिव साल्ट सॉल्यूशन को हम नहीं रख सकते, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल वाला जो वेसल है वो रिएक्ट करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा और उस सॉल्यूशन को में से जो लो रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगा। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म में जब हम उसको लिखना चाहते हैं इसी बात को, तो यहाँ हम देखते हैं कि जिंक का जब रिडक्शन होता है जिंक आयन का जिंक में, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड -0.34 वोल्ट। ये दोनों बात हम लोग पहले के बहुत सारे वीडियो में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, इस पर कैलकुलेशन भी किए हैं, मेमोरी में आपको रहेगा ये। तो अब यहाँ पर देख क्या रहे हैं हम कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इससे कम है आपका जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ही कम होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो जब जिंक में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डालेंगे तो क्या करेगा कि ये जिंक जो है ये खुद आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Zn2+ आयन बनाएगा और वहाँ पर आपका कॉपर का सल्फेट जो है वो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। उस रेडॉक्स रिएक्शन को आप लिख सकते हैं कि Zn सॉल्ट प्लस कॉपर आयन है कॉपर सल्फेट में, जिंक सल्फेट आयन में Zn2+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर सल्फेट जो है ये कॉपर आयन जो है ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होकर के कॉपर अलग हो जाएगा और जिंक वहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में मिल जाएगा, यानी जिंक सॉल्यूशन बन जाएगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग जिंक के वेसल में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को नहीं रख सकते। तो आपका सिंपल रिस्पॉन्स क्या हुआ कि वी नो दैट दिस, ये रिएक्शन आप लिखिए। इसके बाद from the above reaction we see that Zn2+, the electrode potential of Zn2+ is smaller than that of copper. Therefore Zn2+ is oxidized easily before copper because it is a stronger reducing agent and the following redox reaction occurs. Therefore we cannot put copper sulfate solution in zinc pot. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दिया हुआ है 3.3 कि कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंसेज दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयंस अंडर सुटेबल कंडीशन। तो देखिए इसमें फेरस आयंस का आप देख रहे हैं, आपको जो टेबल दिया गया है इस टेबल में 3.1 जो दिया गया है इस टेबल में आप देखेंगे तो फेरस आयन जहाँ है और कह रहा है कि इसको ऑक्सीडाइज करने वाला सब्सटेंस चाहिए। तो हमेशा एक सिंपल ट्रिक जान लीजिए कि कोई भी टेबल देखिएगा जब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो उसमें जिस आयन की बात करते हैं, जिस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, अगर सीरीज में उससे नीचे वाला दिया गया हो तो इजीली रिड्यूस करता है और ऊपर वाला दिया गया हो तो वो इजीली ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ऊपर वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उससे ज़्यादा होता है, नीचे वाले का कम होता है। तो जिसका जितना ही कम होता है उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी रिड्यूस करेगा हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर हमको फेरस की बात है तो फेरस से ऊपर देख लेंगे। तो फेरस से ऊपर आपको बहुत सारे दिए गए हैं, इसमें से कोई भी लिख सकता है, जैसे Cl2 हो सकता है, O2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, Ag हो सकता है, Fe3+ हो सकता है, Fe3 में तो करना ही है। तो इस तरीके से आप ऊपर के कोई भी 3 ले करके आप उसका ये रिएक्शन कंप्लीट करा सकते हैं। अब इसके बाद एक 3.4 है, तो 3.4 वाले में हम देखते हैं
ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विथ अ सॉल्यूशन हुज पीएच वैल्यू इज 10। तो आपको निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है जो 10 के सॉल्यूशन वाले pH 10 वाले सॉल्यूशन में रखा गया है। तो अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आप जानते हैं कि H+ होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो हाफ H2 बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे कंप्लीट होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसमें नस्ट इक्वेशन को अगर अप्लाई करते हैं तो नस्ट इक्वेशन में हमको क्या मिलता है कि EH+ का हाफ स्टैंडर्ड में जो होगा सेल का, तो E स्टैंडर्ड माइनस 0.059 बाई n इंटू लॉग 1 बाई H+ आइन। तो ये E स्टैंडर्ड तो 0 होता है, ये 0.059 हो गया, बाई में n 1 है क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है रिडक्शन के लिए, लॉग, और यहाँ पर pH वैल्यू दिया है 10 और आप pH के लिए जानते हैं कि माइनस लॉग H+ का होता है, तो आपको H+ निकालना है। तो H+ का वैल्यू हो जाएगा 1 × 10 का पावर -H। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन सीधा 1 लिख सकते हैं, चाहे सीधा 10 टू द पावर -pH लिख सकते हैं। तो pH का वैल्यू कितना दिया है 10, तो 10 का पावर -10 होगा, ये ऊपर जाएगा तो 0.59 इंटू लॉग 10 टू द पावर 10, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हो गया कि 0.059 इंटू n log m के फॉर्मूला पर 10 इंटू लॉग 10 हो गया, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो एक पॉइंट शिफ्ट करेगा तो 0.59 इंटू लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, तो आपका सीधा वैल्यू है -0.59 वोल्ट, यानी EH+ आपका आ गया इस सॉल्यूशन में -0.59 वोल्ट। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद 3.5 को हम लोग देखते हैं। 3.5 में हम देखते हैं कि एक आपको दिया हुआ है कि कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन हमने लिख दिया है यहाँ पर, और इसमें ई सेल स्टैंडर्ड का वैल्यू दिया गया है 1.05 और कह रहा है कि इसमें सेल का EMF निकालिए। तो आइए देखते हैं इसको। ये तो रिएक्शन आपको गिवन है, तो अब इस सेल रिएक्शन के लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन को लिखते हैं। तो नस्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा कि ई सेल इक्वल्स टू ई सेल स्टैंडर्ड -0.059 बाई n इंटू लॉग, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड होता है, तो Ni का इसका मोलर कंसंट्रेशन अब बाई में सिल्वर वाला मोलर कंसंट्रेशन। तो ये पहले से आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में जानते हैं, इसको टॉपिक को देख चुके हैं। ये वैल्यू आपका दिया है 1.05 माइनस 0.059 बाई n का वैल्यू 2। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पर सिल्वर के लिए +1 है और निकल के लिए +2 है, क्योंकि जब आप इसको बैलेंस कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि निकल से जब +2 आयन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2+ बनाएगा। तो उसको बैलेंस के लिए यहाँ भी वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो 2 सिल्वर के साथ जाएंगे। मतलब एक स्टेप के रिएक्शन में अगर Ni का Ni2+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो इसलिए आपका n हो गया 2। अब n2 का वैल्यू जब इसमें रखेंगे और लॉग, बाकी ये दिया हुआ है Ni2+ का 0.160 m दिया हुआ है और इसका दिया है 0.002, तो नीचे वाले का स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2Ag+ दिया गया है, तो जितना यहाँ कोएफिशिएंट रहता है वो पावर में जाता है। इसका पावर 1 था पूरे का, और यहाँ इस पावर का यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 था, तो इसका मतलब कि यहाँ पावर 1 और यहाँ पर पावर 2 देना है। ऐसे ही अगर कोई 3 वाला हो तो वैसे ही लिखना होगा। इसके बाद अब सिंपल कैलकुलेशन है, इसको कटाएंगे तो कटा देने पर आ जाएगा 40000 यानी 40,000, और ये आपका जो कहते हैं इसको डिवाइड कर दिए तो इतना आया लॉग इतना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका लॉग टेबल से वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाने में लॉग टेबल आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, तो आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दोनों साथ लेकर करेंगे। और जब आप एग्ज़ाम में बनाते हैं तो वहाँ पर जो वैल्यू होते हैं लॉग के उस कैलकुलेशन में आने वाले होते हैं, एंटी लॉग का जो वैल्यू आने वाला होता है वो आपको ऑलरेडी गिवन रहता है, तो वहाँ से बना सकते हैं।
तो यहाँ पर आपका हो गया, इसका लॉग वैल्यू निकाले तो 4.6021 है, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया अप्रॉक्सीमेटली 0.13 समथिंग आएगा, 39 समथिंग आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हम 0.14 ले लिए, इसको माइनस किए तो हमारा 0.91 वोल्ट आया, यानी इसका सेल पोटेंशियल हमारा हो गया कितना, तो 0.EMF बोलते हैं सेल पोटेंशियल को, तो 0.91 वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद 3.6 में एक क्वेश्चन है कि द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स, ये सेल रिएक्शन आपको दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.236 वोल्ट एट 295 केल्विन, यानी रूम टेम्परेचर पर आपको दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन, यानी हमको गिब्स एनर्जी का वैल्यू निकालना है और केसी का वैल्यू निकालना है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि ये तो इक्वेशन दिया हुआ है आपको, अब सबसे पहले हमको गिब्स एनर्जी निकालना है। तो गिब्स एनर्जी निकालने के लिए फार्मूला में हम जानते हैं कि गिब्स एनर्जी का वैल्यू होता है -N × F × E सेल स्टैंडर्ड, जब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की बात है। तो अगर ये स्टैंडर्ड नहीं होगा तो ये भी स्टैंडर्ड नहीं होगा, जनरल होगा, तो हमको स्टैंडर्ड कहा जा रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो हम यहाँ पर -N का वैल्यू इस रिएक्शन में दे रहे हैं कि 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। दोनों का हम लोग हाफ रिएक्शन समझने के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2Fe3 है और 2I है, और इससे आपको बन रहा है तो 2Fe3 से आपको बन रहा है 2Fe2 प्लस, और यहाँ 2I माइनस से आपको I2 गैस बन रही है, यानी यहाँ I निगेटिव से आयोडाइड आयन से I2 गैस I2 सॉलिड के रूप में आ रहा है, और यहाँ पर Fe3। तो ये कंडीशन आपका ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको हम लोग हाफ रिएक्शन में तोड़ते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन पार्ट में, तो Fe3 Fe2 में बन रहा है, तो हम 2Fe3 + 2E = 2Fe2 हो जाएगा। यहाँ 2Fe है, यहाँ 2Fe बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गया। इसके बाद 2I है, तो 2I से हमको बन रहा है क्या, I2। तो 2I में से निगेटिव में से I2 बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और वही 2 इलेक्ट्रॉन आकर के इसको यहाँ पर 2Fe2 में कन्वर्ट कर रहे थे। तो N का वैल्यू कितना हुआ इस पूरे हाफ रिएक्शन में, यहाँ भी देख रहे हैं कि 2E है और यहाँ भी 2E है, यानी N का वैल्यू 2 हो गया। और जब N का वैल्यू 2 हो गया तो आप सीधे वैल्यू पुट कीजिए कि -N यानी 2 × F का वैल्यू जानते हैं, तो 96 अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 96,500 इंटू ई सेल स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है यहाँ पर 0.236 वोल्ट, तो यहाँ पर 0.236 वोल्ट लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने पर अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा -45548 जूल, यानी 45,548 जूल। और इसको अप्रॉक्सीमेटली किलो जूल में, चूँकि अमाउंट ज़्यादा है तो इसको हम किलो जूल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं जनरली, तो वो आ जाएगा -45.55 किलो जूल हो गया। अब केसी के लिए आते हैं, तो केसी का वैल्यू हम लोग ये भी देखे हैं कि गिब्स एनर्जी का वैल्यू होता है -2.303 RT × लॉग केसी। तो लॉग केसी निकालना है तो गिब्स एनर्जी -3 लगा करके गिब्स एनर्जी में 2.303 × RT से डिवाइड कर देंगे, तो लॉग केसी का वैल्यू कितना हुआ, तो माइनस ये निगेटिव लगा दिए। इसके बाद ये जो गिब्स एनर्जी का वैल्यू हमारा आया है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली आपका वैल्यू वही है। तो -45.55 किलो जूल बाई 2.303। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ किलो जूल है तो इसको भी किलो जूल पर केल्विन में लिखना होगा, तो हमने 10 का पावर -3 दे दिया। तो 8 ये गैस कांस्टेंट है आपका, पहले से आप जानते हैं आर का वैल्यू, तो 8.314 × 10⁻³ इंटू 298 केल्विन जो दिया हुआ है आपका केल्विन यहाँ 298 पर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा पॉइंट हटा दिए, बैलेंस ये 10⁻³ है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 45,550 हो गया। 2.303 ये 8.314 हो गया, फिर 298 हो गया, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका वैल्यू आ जाएगा
5705.85 और जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू आएगा 7.983। तो इस तरीके से लॉग केसी का वैल्यू आ गया 7.983। हमको निकालना है केसी, तो केसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग निकालेंगे। तो एंटी लॉग 7.983 का निकालेंगे। आप एंटी लॉग टेबल का यूज करके निकालिएगा तो उसका वैल्यू आएगा 9.616 इंटू 10⁻7। तो यही केसी का आपका वैल्यू हो गया। तो हैंस गिब्स एनर्जी फाइनली लिख दिया, गिब्स एनर्जी इतना है और केसी का वैल्यू आपका ये है। तो इस तरीके से ये हमारा 3.6 तक क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद फिर 3.78 की भी बात थोड़ी सी कर। 3.7 में हम देखते हैं कि व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। तो आप जानते हैं कि डाइल्यूशन जब किया जाता है तो उसमें पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस की मात्रा कम होती जाती है, डिक्रीज करते जाता है। और जो आपका कंडक्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर प्रेजेंट इन यूनिट 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो पर यूनिट वॉल्यूम में आपका जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो डिक्रीज करता है और इसीलिए ये कंडक्टिविटी आपकी बढ़ती जाती है। तो व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विथ डाइल्यूशन। तो यह डिक्रीज करती जाती है कि जब डाइल्यूशन करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयन की संख्या कम होगी और आयन की संख्या कम होगी तो आपकी कंडक्टिविटी भी घटेगी। तो इसी को लिख सकते हैं। और इसके बाद 3.8 में है कि सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लैम्डा एम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ वाटर। तो लैम्डा स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है कि मोलर कंसंट्रेशन और कंडक्टेंस ऑफ वाटर है, इनफाइनाइट पर है डाइल्यूशन पर। तो इसको हम लोग कोलरास लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं। तो हमने लिख दिया इसको कि द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl और NaCl। तो इससे जब हम रिएक्शन करेंगे तो H2O का निकालने के लिए क्या होगा, तो इसका और HCl का ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमको चाहिए इसका H2O का। तो H2O का चाहिए तो हम पहले दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को मोलर कंडक्टेंस को ऐड कर दिया। उसके बाद उसमें से माइनस क्या कर लेना है हमको, तो H2O का तो चाहिए। तो हमारा ये नहीं है और ये नहीं है, नहीं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा सोडियम क्लोराइड, इसका माइनस कर लेंगे मोलर कंडक्टेंस तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। ये ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल्स में आप कोलरास लॉ पढ़ चुके हैं, उसके यूज से आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद अब 3.9 के साथ और उसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें और फिर एक्सरसाइज के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपने खुद से रूल्स को पढ़ करके, कंसेप्ट को समझ करके वीडियो का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, एक्सरसाइज क्वेश्चन का। फिर आप पीछे से आपको वीडियो भी मिल रहा है तो आप चैनल को देखते रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसके बाद चैनल से आप फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।